अब हम वैदिक एज की बात करते हैं। तो वैदिक एज का टाइम पीरियड जैसे कि हमें पता है होता है 1600 बीसी टू 600 बीसी। और वैदिक एज के अंदर हम इस पूरे वैदिक काल को, जब आर्यंस आ गए थे, रूरल कल्चर में थे, रह रहे थे, उस पूरे समय काल को वैदिक एज बोलते हैं। और इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, एक अर्ली वैदिक एज, एक लेटर वैदिक एज। तो टोटल वैदिक एज की जो टाइमलाइन है वो है 1600 बीसी से 600 बीसी। और इस 1600 बीसी से 600 बीसी के बीच में हमने दो हिस्सों में और डिवाइड कर दिया है, अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज। 1600 से लेके 1000 बीसी यानी 400 साल अर्ली वैदिक एज के हैं, 1000 बीसी से लेके 600 बीसी ये लेटर वैदिक एज के हैं। आई एम सॉरी, थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, 1600 से लेके 1000 बीसी यानी 600 साल ये अर्ली वैदिक एज के हैं, और 1000 बीसी से 600 बीसी यानी 400 साल ये लेटर वैदिक पीरियड के हैं। तो टोटल वैदिक एज कहाँ से कहाँ तक है, 1600 बीसी से 600 बीसी तक है ये। और इसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। एंड हमने देख रखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 4000 से लेके 1600 बीसी तक रही थी, 4000 से 1600 बीसी। लेकिन जो उसका मैच्योर पीरियड था, जिसके अंदर अर्बन कल्चर थी, अर्बन बिल्डिंग्स थी, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, वो 2500 से लेके 1900 बीसी तक थी। ठीक है, अब बात करते हैं आर्यंस की कि आर्यंस कब आए थे। आर्यंस 1500 बीसी में आए थे। अब आर्यंस कौन थे, तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस मोस्टली सेंट्रल एशिया से आए थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों से जब वो रूबरू हुए या फिर सामने आए तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपस में, और फिर आर्यंस क्रॉस करके सप्त सिंधु रीजन यानी सिंधु वाला जो रीजन था, जो इंडस नदी वाला रीजन था, वहाँ पे रहने लगे अर्ली वैदिक पीरियड में। उसके बाद में थोड़ा सा और शिफ्ट करके गंगा वाली बेल्ट में आ गए, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आती है। यानी पहले जो आर्यंस थे वो आए, वो वहीं रहने लगे जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। देन उस पीरियड को बोलते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड। और फिर फर्दर वो इंडिया के अंदर और अंदर आते गए, गंगा बेल्ट के पास, गंगा यमुना नदी के पास में, यूपी बिहार ये वाला इलाका, तो ये सब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। तो नोट्स में लिखा हुआ है हुवर आर्यंस। तो आर्यंस का जो वर्ड है आर्य से बना है। आर्य का मतलब होता है नोबल मैन या फिर सुपीरियर मैन। जैसे बहुत बार महाभारत के सीरियल्स में हमने देखा है कि जो द्रौपदी थी वो अपने पति को या फिर अर्जुन को या फिर भीम को आर्य पुत्र कह के मतलब संबोधित करती थी। आर्य पुत्र यानी जैसे कोई मुझे मिस्टर बोल रहा है इंग्लिश में, तो सिमिलरली किसी को रेस्पेक्ट देते हुए बोलना आर्य पुत्र या आर्य। तो आर्यन मीन्स अ स्पीच कम्युनिटी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है स्पीच कम्युनिटी से क्या मतलब है। बहुत सारे हिस्टोरियंस ऐसा समझते हैं कि जो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, मोस्टली नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, और यूरोप के अंदर जो लैंग्वेजेस हैं, उन सब लैंग्वेजेस में कई सारे सिमिलैरिटी या सिमिलर लिंक हैं। और वो सिमिलर लिंक है आर्य। जो ऐसे लोग थे जो कि हो सकता है सेंट्रल एशिया में रहते होंगे, कुछ चले गए यूरोप, कुछ चले गए इंडिया की तरफ। तो क्योंकि उनकी शुरुआती भाषा एक थी, तो ऐसा माना गया है कि एक स्पीच कम्युनिटी थी, यानी एक ऐसी कम्युनिटी थी जिसकी भाषा सेम थी। अब वो कौन सी भाषा बोलते थे, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इंडो यूरोपियन क्यों बोला गया, क्योंकि कुछ आर्यंस यूरोप में चले गए, कुछ आर्यंस इंडिया में आ गए। दोनों की लैंग्वेजेस की जो पेरेंट लैंग्वेज थी यानी जो मदर लैंग्वेज थी वो सेम थी, इसलिए बोला गया है कि आर्यंस इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे। ऐसा माना जाता है कि वो सेंट्रल एशिया से थे, अलग अलग ग्रुप्स में रहा करते थे। सेंट्रल एशिया के अंदर ड्राई रीजन्स होते हैं, वहाँ पे कई सारे ग्रासेस उगती हैं,
और ये आर्यंस क्या थे, पास्टोरल कम्युनिटी थी, चरवाहे थे, गाय भेड़ बकरी वगैरह ये सब चराते थे। तो इनको पास्चर लैंड जो होती है यानी ग्रास लैंड्स की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इनका व्यवसाय ही चरवाहे का था। तो जब सेंट्रल एशिया के अंदर धीमे धीमे ग्रासलैंड्स की कमी होने लगी, पॉपुलेशन इनकी बढ़ने लगी, तो बहुत सारे जो ग्रुप थे वो और नई जगह की तलाश में थे। तो कुछ चले गए यूरोप, कुछ चले गए इंडिया की तरफ। अगर कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो गोरे थे, नेटिव जो इंडियंस थे या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनसे ज़्यादा हाइट थी इनकी। कैटल रियरर्स थे, वही चरवाहे थे, वॉरियर्स थे, इनको वेपन्स यूज़ करना आता था। और ये लोग इंडिया में घुसे दो चीज़ों के साथ में, आयरन एंड हॉर्सेस। आयरन एंड हॉर्सेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि आईवीसी हमको पता है ये लोग आयरन यूज़ करना नहीं जानते थे, आयरन जानते थे, एंड हॉर्सेस के साथ में आए। अब हॉर्स की हमको जॉ बोन मिली है आईबीसी में सुरकोटड़ा में, उसके अलावा हमें हॉर्स के कोई साक्ष्य नहीं मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ऐसा माना जाता है कि हॉर्स सबसे पहले, मतलब सबसे बड़ी तादाद में आयरन से लेके आए थे इंडिया के अंदर। उससे पहले शायद इंडिया के अंदर हॉर्स नहीं थे, ऐसा मानते हैं हिस्टोरियंस। कैटल उनके लिए वेल्थ थी, उनके लिए पूजनीय थी। अब रीजंस फॉर कमिंग, ऑब्वियस रीज़न था कि पास्चर लैंड को देखना था, ज़्यादा से ज़्यादा भूमि देखनी थी उनको, जिससे उनकी गाय भेड़ बकरियां जो भी थी वो चराते थे, उसके लिए खाना मिल पाए। तो ये लोग ग्रुप्स में रहते थे। तो ये जो राइट हैंड साइड पे जो मैप बना हुआ है, और हो सकता है तुम्हारे या फिर स्टूडेंट्स की बुक में राइट हैंड साइड नहीं हो, लेफ्ट हैंड साइड हो, जो इंडिया वाला मैप है, उसके अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन है एक जगह वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, और सेंट्रल एशिया से आर्यंस आ रहे हैं। तो कुछ ग्रुप्स आए, तो क्योंकि आर्यंस ग्रुप्स में रहते थे तो पहला ग्रुप आया, दूसरा ग्रुप आया, तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करके फॉर एग्जांपल हम नेम कर देते हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, अलग अलग टाइम पीरियड में आए ये लोग। तो जो पहले 4-5 ग्रुप्स आए उनकी दोस्ती हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ में, और वो लोग वहीं रहने लगे। फिर एक कोई बहुत बड़ा दूसरा ग्रुप आया आर्यंस का ही, जिनको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक आर्यंस। ऐसे आर्यंस जिन्होंने ऋग्वेदा लिखा। उससे पहले वाले जो आर्यंस थे वो इंडिया आ चुके थे, लेकिन उनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ में। अब पहले से आए हुए जो आर्यंस हैं वो आराम से रह रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ। फिर एक और ग्रुप आता है आर्यंस का, उसको हम बोलते हैं ऋग्वैदिक आर्यंस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने ऋग्वेदा लिखा। तो वो लोग आता है, मतलब वो ग्रुप आता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को अपनी जगह से हटा देता है। ऐसा मैं नहीं हूँ, हिस्टोरियंस कह रहे। अब जो पुराने ग्रुप्स थे जो कि अच्छे से रह रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ में, वैसे वाले आर्यंस वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में खड़े होते हैं मतलब उनका साथ देते हैं। किसके खिलाफ? ऋग्वैदिक आर्यंस के खिलाफ। यानी कुछ आर्यंस जो पहले से आए हुए हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के साथ में हैं, और वो लोग लड़ रहे हैं किससे? ऋग्वैदिक आर्यंस से। ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक आर्यंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थे, और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग और जो उनके साथ में जो आर्यंस थे उनको हरा देते हैं। इस क्या कहते हैं, जो वॉर है या फिर बैटल है, इसका उल्लेख ऋग्वेद में आता है। इसे बोलते हैं 10 राजन युद्ध। 10 राजन युद्ध क्यों बोलते हैं? बैटल ऑफ द 10 किंग्स, क्योंकि इसमें 10 राजा लड़े थे। ऋग्वैदिक आर्यंस लड़े थे किसके खिलाफ? इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का सपोर्ट कौन कर रहा था? जो पुराने आर्यंस आ रहे थे उनके खिलाफ। तो इसे ही बोलते हैं बैटल ऑफ 10 किंग्स। और ये कहाँ हुई थी? हड़प्पा नदी बोल रहा हूँ, हड़प्पा जो जगह है उसके पास हुई थी, रावी नदी के किनारे। तो जो हड़प्पा है उसको शायद से हरयुप्पा करके संबोधित किया गया है ऋग्वेद में।
तो ऐसे हमको लगता है, ऐसे हिस्टोरियंस को लगता है कि यही हुआ होगा। अब 100% श्योर नहीं है, हो सकता है ये कहानी बनाई हुई हो, लेकिन हमको यही पढ़ना है क्योंकि हमको यूपीएससी क्रॉस करना है। तो ऋग्वैदिक आर्यंस आए, उन्होंने डिस्प्लेस किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को, उनके साथ में जो पुराने आर्यंस रह रहे थे, जो पहले आ गए थे उनसे, उनको भी हरा दिया। ठीक है, तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनको ऋग्वैदिक आर्यंस किस नाम से बुलाते थे? दस्यु। दस्यु मीन्स डार्क कलर वाले। और ऐसे आर्यंस जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का साथ दे रहे थे उनको बुलाते थे दास। तो जब ऋग्वैदिक आर्यंस ने इन लोगों को हरा दिया तो कुछ जो दस्यूस थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो साउथ इंडिया में भाग गए, और जो दास थे, जो आर्यंस थे, जो कि हार गए थे उनके सामने ऋग्वैदिक आर्यंस के साथ लड़ाई करते हुए, जो कि हार गए थे। समझ आ रहा है ना? इसके अंदर क्या है? ऋग्वैदिक आर्यन किससे लड़ रहे हैं? दस्यूस से लड़ रहे हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, प्लस ऐसे आर्यंस जो कि साथ दे रहे हैं किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का। उन लोगों ने ग्रुप बना लिया है और किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ऋग्वैदिक आर्यंस के खिलाफ लड़ रहे हैं। यानी कुछ आर्यंस किसकी तरफ से लड़ रहे हैं? इंडस वैली की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ऐसे आर्यंस को दास बोला जाता है, या दास बोला गया है। देखो, ये सब मनगढ़ंत कहानी है, सिर्फ हमको पढ़ना है। ये कहानी इसलिए बनाई गई है ताकि हम इंडियंस आपस में एक दूसरे को डिवाइड कर दें कि साउथ इंडियंस आर्यंस नहीं हैं और नॉर्थ इंडियंस आर्यंस हैं, और आर्यन क्योंकि सेंट्रल एशिया से आए थे तो इंडिया के हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट नहीं हैं। ये सब ब्रिटिशर्स ने लिखा हुआ है, उनके चाटुकारों ने लिखा हुआ है, तो हमको ये पढ़ना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमको यही एग्जाम में लिख के आना है। अब जब ऋग्वैदिक आर्यंस जीत गए दासास एंड दस्यूस के ऊपर, तो वो उसी रीजन में रहने लगे। तो उस रीजन में हमें पता है 7 नदियां बह रही थी, अलग अलग नाम है उनके, तो उसे बोला गया सप्त सिंधु रीजन, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। अब इसमें 7 रिवर कौन सी हैं? इंदस है, रावी है, चेनाब है, झेलम है, सतलज है, ब्यास है, घग्गर है। अब इसके इन 7 नदियों के अलग अलग नया नाम है ऋग्वेद के अंदर, संस्कृत वाले नाम, क्योंकि ऋग्वेद किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है। इंदस सिंधु, रावी पौरुषणी, चेनाब अस्सिकिनी, झेलम वितस्ता, सतलज शतुद्री, ब्यास विपाशा, घग्गर सरस्वती। तो ये 7 रिवर्स के संस्कृताइज नेम है। अब जो बैटल हुआ था, जो 10 राजन वाला युद्ध हुआ था, वो किस किस के बीच में हुआ था? तो जो ऋग्वैदिक आर्यंस थे, उनका जो खानदान था, उनका जो क्लैन था, उसका नाम था राजा भरत के ऊपर, भरत क्लैन। और इस भरत वंश, या बोल सकते हो वंश, भरत वंश में कौन से राजा थे? सुदास नाम था उन राजा का, जो कि ऋग्वैदिक आर्यंस की तरफ से लड़ रहे थे। ठीक है, और इन्होंने लड़ाई करी थी 10 राजाओं से। कौन से 10 राजाओं से? 5 तो इसमें दास थे, यानी 5 राजा कहाँ के होंगे? इंडस वैली वाले लोग के होंगे, और 5 दस्यूस थे, 5 दास और 5 दस्यूस, यानी 5 ऐसे राजा जो कि पुराने आर्यंस थे लेकिन इंडस वैली के लोगों के साथ में मिल गए थे, और 5 दस्यूस के साथ में। दस्यू यानी इंडस वैली वाले लोग, डार्क स्किन कलर वाले लोग। तो उनके 5 राजा थे, आर्यंस के 5 राजा थे, वो साथ में उन्होंने ग्रुप बना लिया था, और किसके साथ में लड़ रहे थे? ऋग्वैदिक आर्यंस के साथ में। और ऋग्वैदिक आर्यंस को कौन लीड कर रहा था? भरत वंश के राजा सुदास। तो इसलिए इसे बोला जाता है 10 राजन युद्ध। और जब भरत वंश के राजा सुदास ने हरा दिया इन लोगों को, तो इस पूरे क्षेत्र पे भरत वंश का कब्जा हो गया, और उन्हीं के नाम से भारत नाम पड़ा आगे जाके। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे आर्यंस आए, उन्होंने किस तरीके से ज़मीन को कब्जाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब बात करते हैं हम अर्ली वैदिक पीरियड की। तो अर्ली वैदिक पीरियड कहाँ से कहाँ तक था? 1600 BC से 1000 BC तक।
अब कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। रूरल कल्चर थी। रूरल कल्चर आप लोगों को सबको पता है रूरल कल्चर क्या होता है, कि जब कोई सिटीज़ प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, अर्बनाइजेशन नहीं होता, लोग हट में रह रहे होते हैं, मड हाउसेस में रह रहे होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे होते हैं, प्लस एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादातर चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं, ट्रेड इतनी ज़्यादा नहीं होती, हल्की फुल्की होती है, तो ये सारी चीज़ें रूरल कल्चर में आती हैं। अब जो आर्यंस थे, जो अर्ली वैदिक पीरियड में रह रहे थे, वो कम्युनिटी बेस्ड थे, यानी वो एक तरीके से अपने वंश को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, क्लैन बेस्ड थे या वंश बेस्ड थे, उसको बोलते हैं जन, वंश। और किनशिप किससे चलते थे? किनशिप मतलब ब्लड रिलेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था उनके लिए, कि जैसे वो किसी का बेटा है, फिर बेटे का बेटा है, तो ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा महत्व के होते थे। ब्लड रिलेशन से ही वंश, खानदान वगैरह इस सब चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। अर्ली वैदिक पीरियड में तो जो किंग था उसको राजन बोला करते थे। वो जन यानी वंश का हेड हुआ होता था या हेड हुआ करता था। उसकी दो ड्यूटी होती थी, कि जो उसकी जन है यानी जो उसकी प्रजा है उसको प्रोटेक्ट करे, प्लस जो कैटल वगैरह हैं उसको प्रिजर्व करे या फिर उनको बचा के रखे। राजन की जो पोस्ट होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, यानी राजन के बाद राजन का बेटा या ज्येष्ठ पुत्र राजा बनता था। लेकिन इसकी जो पावर्स होती थी वो ज़्यादा नहीं होती थी। ज़्यादा पावर्स किसके पास होती थी? पुरोहित के पास में होती थी। अब इसी से चलते हैं हम पुरोहित के पास। पुरोहित क्या होता था? ये चीफ प्रीस्ट होता था, यानी मुख्य पुजारी या फिर मुख्य आचार होते थे जन के, यानी उस पूरे क्लैन के। इनके पास बहुत सारी पावर्स होती थी, कहने को अनलिमिटेड। जो ये बोलते थे वही राजन करता था। इनका मेन काम क्या होता था? यज्ञ वगैरह करवाना, जिससे सारी प्रजा क्लैन की, जन की, वो सुखी रहे। ठीक है, तो चीफ पुरोहित या फिर चीफ प्रीस्ट, दो के नाम हमको याद करने हैं, वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो ये चीफ प्रीस्ट थे जिनके नाम आते हैं ऋग्वेदा में। और जो किंग थे, राजा थे सुदास, भरत वंश के, जिन्होंने दासा एंड दस्यूस को हराया था, उनके पुरोहित कौन थे? वशिष्ठ थे। अब तीसरा पोस्ट आता है सेनानी या सेनापति। यहाँ से समझ में आता है सेनानी या सेनापति क्या था? कमांडर इन चीफ था। कमांडर इन चीफ या आर्मी चीफ। देखो, आर्मी चीफ और कमांडर इन चीफ में फ़र्क होता है। जैसा कि आपको पता होगा, आर्मी चीफ का मतलब होता है चीफ ऑफ द आर्मी। कमांडर इन चीफ होता है जो एट द टाइम, उस समय पे, उस सेना को लीड कर रहा होता है युद्ध क्षेत्र में। युद्ध क्षेत्र में लीड करने वाले को कमांडर बोलते हैं। ऑल ओवर पूरे जितनी भी आर्मी है, सेना है, उसका जो चीफ है उसे आर्मी चीफ बोलते हैं। तो सेनानी या सेनापति दोनों काम करता था। वो सारी सेना का भी चीफ होता था, आर्मी चीफ होता था, और युद्ध क्षेत्र में कमांड भी करता था उसको। इसका काम क्या होता था? सोल्जर को रिक्रूट करना, ट्रेन करना। और हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर कोई रेगुलर आर्मी नहीं होती थी। ऐसा नहीं था कि हमेशा आपकी पक्की नौकरी आर्मी में होती थी। जब ज़रूरत पड़ती थी तब लोगों को आर्मी में भर्ती कर लिया जाता था, जब नहीं ज़रूरत पड़ती थी तो वो नॉर्मल लाइफ जीते थे लोग। ऐसा नहीं था कि वो बॉर्डर पे खड़े रहेंगे। और सेनानी या सेनापति गविष्ठी करता था। गविष्ठी मतलब जो आयरन्स के ग्रुप थे वो आपस में एक दूसरे के कैटल को चुरा लेते थे, ऐसा टीचर्स बोलते हैं। तो एक दूसरे से अपनी जो गाय या पशुधन है उसको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन करने के लिए, या अगर कोई गाय खो गई है उसको ढूंढ के लेके आना है, तो ये सारे काम सेनानी करता था या सेनापति करता था। फिर बाद में एक और पोस्ट आती है ग्रामपति या ग्रामानी। ग्रामपति या ग्रामानी क्या होता था? जितने भी विलेजेस होते थे, सारे विलेजेस का एक हेड होता था, उसे बोल देते हैं ग्रामानी या ग्रामपति। ये डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करता था जो आपस में हो जाते थे, बिटवीन दो गांव के बीच में हो गए या फिर गांव के अंदर ही दो लोगों के बीच में हो गए।
और हर एक विलेज का हेड होता था ग्रामिका, और सारे विलेज का हेड होता था ग्रामपति या ग्रामवानी। ठीक है, फिर आया है व्रजपति। व्रजपति एक और पोस्ट थी। व्रजपति एक ऐसा ऑफिसर था जो कि चरवाहा भूमि जो होती थी उसको देख रेख करता था, उसका मेंटेनेंस करता था। पास्चर लैंड, चरवाहा जो भूमि होती है वैसे। ये ऑप्शनल पोस्ट थी, कभी कभी जो ग्रामानी था वही व्रजपति का रोल भी निभाया करता था। अब बात करते हैं स्लेवरी की। तो स्लेवरी आयरन्स के साथ में आई, क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमको कोई प्रूफ नहीं मिलता, हमको कोई लिटरेचर एविडेंस है तो हम डिसाइफर नहीं कर पा रहे, तो हमें पता नहीं है कि उसमें स्लेवरी थी, दास प्रथा थी या नहीं थी। लेकिन हमको यहाँ पता है ऋग्वेद के थ्रू कि दास प्रथा या स्लेवरी हुआ करती थी आर्यंस के टाइम पे। अब बात करते हैं पॉपुलर असेंबली की। 4 पॉपुलर सभाएं हुआ करती थी अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर, जिसके अंदर सारी सभाओं के अंदर वुमेन पार्टिसिपेट करती थी, यानी वुमेन का दर्जा अर्ली वैदिक पीरियड में बहुत बढ़िया था। पहला है सभा। सभा जनरल असेंबली होती थी, मतलब हर कोई बैठ सकता था, और लेकिन इसको संबोधित या फिर इसके अंदर जो चीज़ें अपनी सामने रखते थे वो एल्डरली लोग रखते थे, जो बड़े बुजुर्ग थे वही रखते थे। जनरल डिस्कशन होता था। एक थी समिति। समिति क्या थी? ये थोड़ी स्पेशल टाइप की बॉडी थी। जब राजा अपने कई सारे बेटों के अंदर से चुनाव करना चाहता था कि किस बेटे को मैं उत्तराधिकार दूं अपना, तो समिति के अंदर काफ़ी सारे बड़े बुजुर्ग जो होते थे क्लैन के, वो अपने सजेशंस दिया करते थे, लेकिन राजा का फाइनल डिसीजन होता था। लेकिन समिति में डिस्कशन होता था कि नेक्स्ट राजा किसे बनना चाहिए। फिर 2 असेंबली और हैं जो गांव के लेवल पे होती थी, एक विधाता और एक गण। विधाता और गण विलेज के अंदर या विलेज के लेवल पे असेंबली हुआ करती थी, महिलाएं भी बैठती थी, लोकल डिस्प्यूट डिस्कशन वगैरह सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये हमने कर लिया एक तरीके का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। अब इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं अर्ली वैदिक पीरियड का। इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में क्या है? हमको पता है रूरल कल्चर थी तो एग्रीकल्चर होगा, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कैटल रियरिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। इरिगेशन था, हमको पता है आईवीसी के ज़माने से था, तो अभी भी होगा इरिगेशन। अब यहाँ पे जो प्लो शेयर था, जो हल था, वो वुडन ही था, यानी लकड़ी के हल ही इस्तेमाल हो रहे थे अभी। ये चीज़ याद रखना। वेपन वगैरह इनके पास आयरन के थे, लेकिन जो हल था इरिगेट करने के लिए नहीं, सॉरी, खेत जोतने के लिए, वो अभी भी वुडन था। पहले भी वुडन था इंडस वैली के टाइम पे। अब कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती थी? दोनों, राबी सीजन की, खरीफ सीजन की भी। क्या क्या बोला करते थे? राइस को बोलते थे व्रीही, VRIHI। वीट को बोलते थे गोधुमा। वीट सबसे ज़्यादा फेवरेट था इनका। राइस थोड़ा थोड़ा खाते थे, ज़्यादा नहीं खाते थे। बारले को यव बोलते थे। कॉटन, मीज, मिलेट वगैरह सारी चीज़ें उगती थी। अच्छा खासा एग्रीकल्चर था, सरप्लस थी इकोनॉमी, यानी जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही पैदावार होती थी। कैटल सबसे ज़्यादा प्रीशियस चीज़ होती थी, कैटल को वेल्थ समझा जाता था। अब बात करते हैं ट्रेड की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने पढ़ा था क्या कि वो अपनी शिप्स लेके जाते थे मेसोपोटामिया, वहाँ ट्रेड करते थे, और क्या एक्सपोर्ट करते थे, क्या इंपोर्ट करते थे। यहाँ पे बात करते हैं जब ऋग्वैदिक आर्यंस थे तो एक तो आपस में ट्रेड करते थे, कई सारे आर्यंस के ग्रुप थे, वहाँ ट्रेड हुआ करता था। और इंटरनल ट्रेड काफ़ी ज़्यादा थी। एक्सटर्नल ट्रेड किससे होती थी? पर्शिया से होती थी या फिर इजिप्ट से होती थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी धीमे धीमे ख़त्म हो गई थी, फिर बाद में पर्शियन सिविलाइजेशन आ गई थी ईरान की तरफ, वहाँ से हो रही थी, और इजिप्ट में तो थी ही थी। ठीक है, आइटम्स ऑफ ट्रेड क्या थे? वही सेम आइटम रहेंगे जो पहले थे। फूड में राइस, व्हीट, बार्ले, कॉटन, सॉल्ट, टिम्बर, और हाँ एक चीज़ और ऐड हो गई थी, मेटल।
मेटल हो सकता है ये आयरन को शायद एक्सपोर्ट करते हो, अब हमें नहीं पता वो आयरन है या नहीं है, लेकिन उसका संस्कृत नेम है आयस। कोई आयस नाम का धातु था, मेटल था, जिसे बेचा जाता था। मोस्ट प्रोबेबली ये आयरन हो सकता है। बार्टर सिस्टम था, कोई मनी नहीं था, मतलब कोई गोल्ड कॉइन वगैरह, कोई करेंसी नहीं थी। कॉइन्स वगैरह हो सकते हैं लेकिन करेंसी के अंदर एक्सचेंज नहीं होता था। बार्टर सिस्टम था, एक हाथ लो एक हाथ दो, कोई यूनिफॉर्म करेंसी नहीं थी, मनी इकोनॉमी नहीं थी, और लोगों को टैक्स देना पड़ता था। टैक्स तो नहीं कह सकते, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन में क्या है कि आपकी इच्छा है, आप कितना दे सकते हैं, कोई फिक्स क्वांटिटी आपके ऊपर दबाव नहीं डाला जाएगा, आपको देना ही देना है, इतना देना है। तो लोग अपनी तरफ से कोई भी चीज़ राजन को दे दिया करते थे, क्योंकि राजन प्रोटेक्ट करता था, उनके लिए युद्ध करता था। इसलिए ऑक्यूपेशन सभी के लिए सारी चीज़ें ओपन थी, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। किसी को आचार्य बनना है तो आचार्य बन सकता है, किसी को वॉरियर बनना है तो वॉरियर बन सकता है, कोई दूसरे काम करने कोई कुछ भी कर सकता है। वुमेन मेन सब इक्वल थे, सेल्फ सफिशिएंट थे और अच्छे से ट्रेड कर रहे थे। तो ये बात हो गई इकोनॉमी की। अब बात करते हैं सोसाइटी की, कि सोसाइटी इन जनरल कैसी थी। तो बात करते हैं सोसाइटी की। पहला है पेट्रियार्कल पैटर्न था। आईवीसी में हमने देखा था मेट्रियार्कल था, या हमको लगता है मेट्रियार्कल है क्योंकि वहाँ पे वुमेन की पॉपुलेशन ज़्यादा थी और वुमेन ट्रेडर्स भी थी, हमने पढ़ा था अवस्था के अंदर। यहाँ पे सोसाइटी पेट्रियार्कल पैटर्न पर है। जॉइंट फैमिली हाँ एग्जिस्ट करती थी। फैमिली के हेड को गृहपति या गृहपति बोला जाता था, और वो जनरली ग्रैंडफादर हुआ करते थे, दादाजी हेड ऑफ द फैमिली। मैरिज कंपलसरी नहीं थी, अलग अलग प्रकार की मैरिज थी। मोनोगैमी यस, पॉलीगैमी भी होती थी, पॉलीएंड्री नहीं होती थी। मोनोगैमी मीन्स मेल विथ सिंगल फीमेल, पॉलीगैमी मीन्स वन मेल मल्टीपल फीमेल, पॉलीएंड्री मीन्स वन फीमेल मल्टीपल मेल्स। तो पॉलीएंड्री नहीं होती थी, लेकिन हाँ भगवानों के लिए मेंशन है, एक अश्विनी कुमार करके जो भगवान है उनकी पॉलीएंड्री हुई है, यानी उनकी पत्नी एक है, अश्विनी कुमार दो हैं। चाइल्ड मैरिज नहीं होती थी, स्ट्रिक्टली मना थी चाइल्ड मैरिज। एज ऑफ द मैरिज क्या था, मिनिमम 16 फॉर गर्ल, 17 फॉर बॉय। विडोरी मैरिज हाँ, विडोरी मैरिज कंपलसरी थी, और ज़्यादातर केस के अंदर विडोरी मैरिज में जो विडो होती थी उसके एक्स हस्बैंड के ब्रदर से शादी हुआ करती थी। डाउरी एज सच कोई कंपल्शन नहीं था। डाउरी का नाम था स्त्रीधन, जिसके अंदर माँ बाप अपनी बेटी को उसकी ही वेल्थ को लौटाते थे। ज़्यादातर कैटल हुआ करती थी और एक ही बार दिया करते थे। फोर्स डाउरी नहीं थी, यानी ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी, और स्त्रीधन पे सिर्फ स्त्री का अधिकार होता था, ना कि उसके इन लॉज की फैमिली का या फिर पति का। प्रोस्टिट्यूशन एग्जिस्ट करता था, वॉलंटरी था, फोर्स नहीं था। स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, एक्सेप्टेड नॉर्म थी, इसको ईवल नहीं माना जाता था। स्लेवरी में या दास में कौन आता था, या तो एक युद्ध का बंदी जो हार गया हो, या फिर परचेज किया हुआ हो, किसी को गिफ्ट किया हुआ हो, या फिर किसी ने खुद से ही अपने आप को किसी का दास मानना स्वीकार किया हो। स्लेवरी हेरिडिटी होती थी, हेरिडिटी यानी स्लेव का बेटा भी स्लेव होगा। एजुकेशन वॉलंटरी थी। ऑक्यूपेशन सबके लिए ओपन थी, क्योंकि ये अर्ली वैदिक पीरियड है। सोसाइटी की जो क्लास थी वो 3 अलग अलग श्रेणियों में डिवाइडेड थी। एक तो प्रीस्टली क्लास या फिर टीचर्स थे, वॉरियर्स थे, और थर्ड कॉमन पीपल थे। पर सभी को राइट था कि कोई भी किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकता है। पोजीशन ऑफ वुमेन काफ़ी अच्छी थी। तो ऑल ओवर हम बोल सकते हैं जैसे आईवीसी में एगैलिटेरियन सोसाइटी थी, इक्वल सोसाइटी थी, सिमिलर बेसिस पे यहाँ पे भी इक्वल सोसाइटी थी। अब रिलीजन की बात करते हैं।
रिलीजन के अंदर ऋग्वेद कहता है कि 33 टाइप्स ऑफ गॉड थे। 33 जो मिसकंसेप्शन है लोगों में जो कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता है। 33 कोटि यानी 33 टाइप्स ऑफ गॉड्स हैं। आर्यंस बहुत ज़्यादा पाइस थे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। इमेज वर्शिप नहीं होती थी, मतलब मूर्ति पूजा नहीं होती थी, आइडल वर्शिप होती थी। आइडल वर्शिप मीन्स शिवलिंग वगैरह इन सबको पूजा जाता था, लेकिन मूर्ति यानी ह्यूमन फिगर्स को नहीं पूजा जाता था। गॉड्स को उनके नेचुरल फॉर्म में पूजा जाता था, जैसे इंद्र, रेन एंड थंडर, वायु, हवा, अग्नि, फायर, इस तरीके से। वर्शिप किस लिए होती थी? प्रजा यानी संतान की प्राप्ति हो, पशु, कैटल सब सुखी रहें, अच्छे से रहें, क्योंकि कैटल इंपॉर्टेंट हुआ करता था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गॉड ऋग्वेद सोसाइटी के अंदर अर्ली वैदिक पीरियड में वो था इंद्र। ये पूछा जाता है क्योंकि ऋग्वेदा के अंदर सबसे ज़्यादा जो श्लोक हैं, जो आहुतियां हैं, जो यज्ञ में देते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंद्र के लिए ही हैं। 250 श्लोक या आहुतियां। इंद्र का एक और नाम है पुरंदर। पुरंदर मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, मतलब जो इवन किलों तक को ध्वस्त कर सकता है, वो पुरंदर। सेकेंड इंपॉर्टेंट गॉड अग्नि, जिनके बारे में 200 आहुतियां हैं। फिर वरुण, पानी, वायु, मारुत, स्टॉर्म, कुशान, कैटल, ये सब भगवान के नाम है या फिर देवताओं के नाम है। वो किस चीज को सिग्निफाई कर रहे हैं? वरुण देवता पानी, वायु देवता विंड, मरुत स्टॉर्म, कुशान देवता कैटल, विष्णु प्रोटेक्टर, रुद्र जो कि शिव डिस्ट्रॉयर ऑफ द इवल, ब्रह्मा जो कि क्रिएटर या प्रजापति, सोम जो देवता है या सोमदेव जिसे बोलते हैं, वो प्लांट के गॉड थे। और ऋग्वेदा के अंदर अलग अलग वॉल्यूम है, अलग अलग बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, वॉल्यूम है। तो उसमें जो 9th मंडल है, 9th वॉल्यूम है, वो पूरा ऋग्वेदा का सोमदेव को यानी सोम जो देवता हैं उनके ऊपर वो डेडिकेटेड है। फिर सूर्य, चंद्र ये भी थे। फीमेल गॉड भी थी ऋग्वेद के अंदर, उषा, अदिति, सावित्री। सावित्री यानी जो लर्निंग की देवी हैं। और तीसरा मंडल यानी तीसरा वॉल्यूम ऑफ ऋग्वेद के अंदर गायत्री मंत्र आता है, वो उन्हीं को समर्पित है, सरस्वती जी को। और गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने लिखा था। और हम अर्ली वैदिक पीरियड को कंक्लूड कर सकते हैं कि आर्यन सेक्युलर थे। सेक्युलर मतलब देखो, सेक्युलर कोई भी ऐसा व्यक्ति होता है जो कि अपना रिलीजन किसी और पे ना फोर्स करे, थोपे नहीं। जैसे इंडिया सेक्युलर कंट्री है, दैट मीन्स इंडिया की गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करती किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानने के लिए। सिमिलरली आर्यंस अपने आप में तो रिलीजियस थे, लेकिन वो किसी और को, या फिर ऐसे भी आर्यंस होते थे जो लोग भगवान को नहीं मानते थे या ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते, तो उनको कोई फोर्स नहीं करता। जैसे हिंदुज़्म में होता है, आप अगर पूजा करो ना करो, आप फिर भी हिंदू, कोई आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता, या करता भी नहीं है, फिलॉसफी भी नहीं है। तो आर्यंस सेक्युलर थे, लेकिन हाँ कोई टेम्पल वगैरह नहीं था, ना ही कोई इमेज वर्शिप थी, आइडल वर्शिप थी शिवलिंग वाली। तो यहाँ पे हम अर्ली वैदिक पीरियड को ख़त्म करते हैं और हिस्ट्री में अभी यही देखते हैं। और बाकी जो कल 40 क्वेश्चंस रह गए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा।